फार्मूलाज का और फंक्शंस का बताया था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल बनाई है, वेरी सिंपल एग्जांपल। तो उसमें हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है बाय क्रिएटिंग द फार्मूलाज। अब केस कुछ इस किस्म का है, यहाँ पर जो सिनेरियो है या जो एग्जांपल्स है आपके पास, वो इस किस्म की है कि आपके पास उसने बेसिक पे दी है, सैलरी कैलकुलेशन करनी है उसने, जिसको नेट सैलरी में उसने कन्वर्ट करना है। वो कहता है जी ये जो एम्प्लॉय है, आवाज आ रही है ना महमूद हसन? किसी को कोई इशू तो नहीं है आवाज का या शोर का? जी सर, आ रही है बस। ठीक हो गया। अभी सिनेरियो इस पे ये है कि बेसिक पे है, कोई भी नेम एम्प्लॉय नेम है जिसको मैंने डमी नेम रख लिया ABCD और उसके बाद ये रख लिया। तो ABCDE इन सभी की जो बेसिक पे है वो सामने बेसिक पे के कॉलम के अंदर वो वहाँ पर रिजाइड्स कर रही हैं। तो हमने बेसिकली आपकी जो पे है उसको कैलकुलेट करना है। तो पे कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, जिसको मैं रेड मार्क करने लगा हूँ और बोल्ड फॉर्मेशन के अंदर है कि उसने कहा जी कि अगर मेडिकल अलाउंस हर बंदे को जो है वो 40% मिलता है उसकी बेसिक पे के ऊपर, यानी बेसिक पे का 40% जो है वो, यानी वो कैलकुलेट करने के बाद वो जो है वो उसका मेडिकल अलाउंस बनता है। 45% जो होता है वो बेसिक पे का वो के ऊपर जो है वो आपको हाउस रेंट मिलता है सपोज, और इसी तरह से जो है वो कन्वीनियंस अलाउंस भी जो है वो आपको 15% मिलता है। और टैक्स और एंड के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो 6% है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ कि इनकम टैक्स जो होगा वो, इनकम टैक्स जो है वो आपकी टोटल सैलरी के ऊपर होता है। हमेशा याद रखिए इनकम टैक्स जो है अगर वो मेरे पास यहाँ पर आपके पास 6% है, तो ये कैलकुलेशन के लिए फार्मूले पर छोटे छोटे बनते हैं। तो कैसे वो फॉर्मलाइजेशन करेंगे, फार्मूला कैसे उसको ड्राइव करेंगे? फॉर्मेट सेल में जाए, मैंने लास्ट में बताया था कि जर्नल है, आई वांट टू कैलकुलेट इट, बट इस जस्ट इसको आप जर्नल के तौर पे लेके चलें। और नंबर सिस्टम में दैट इज द जर्नल वन, यू गो योर नंबर वन, आई डोंट नीड द डेसिमल वन। इक्वल करेंगे तो आपका बेसिकली 6% है, इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको 6 और ये परसेंट, फिर भी उसको यही कैलकुलेट कर रहा है। लेट मी थिंक अबाउट दैट। ये बेसिकली 6% है यहाँ पर होगा। सबसे पहले मैंने ऊपर कैलकुलेशन की, दोबारा कर रहा हूँ। इक्वल टू साइन, ये स्क्रीन नजर आ रही है? बड़ा कर लो थोड़ा सा, व्यू बड़ा कर दो सर, आ रही है नजर। इक्वल टू साइन। विषय याद रखिए कि हमें सेल रेफरेंस को लेके चलना है। ये सेल रेफरेंस पे मैंने कॉल की, ये बेसिक पे है बी की, और मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ इसका मेडिकल अलाउंस। तो इसका जो 45% बनेगा वो इसका मेडिकल अलाउंस मल्टीप्लाई करेंगे आप 40% में, 40, बाकी कैलकुलेशन नहीं करनी, वरना फार्मूला ये भी होता है कि D6 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट स्टार्ट करता है और 40 बाय मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर देता है। यहाँ पे एक्सेल आपको फैसिलिटेट करती है, यू जस्ट हैव टू बी द इंसर्ट द परसेंटेज साइन। तो शिफ्ट के साथ अगर आप 5 को प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे तो वहां पर वो इसका जो है वो परसेंटेज साइन वहां पर अवेलेबल होता है। आप जो इसको एंटर करेंगे तो ये मेडिकल अलाउंस उसका कैलकुलेट हो जाएगा। दैट विल बी 3808 will be the medical allowance because that is the 40% of the basic pay. I mean, not of the any. If you calculate what will be the 40% of the basic, so that is going to be calculated like D6 multiplied by 40%. So after the calculation, they have like 3808. That will, or at the end ये जो चीजें हैं ये आपकी बेसिक पे में जमा हो जाए। सिमिलरली इसी तरह से if you want to calculate the house rent something like that, तो हाउस रेंट के अंदर आप जो बेसिक पे है उसको मल्टीप्लाई करते हैं 45% के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरियन है हमारे पास 45% ऑफ द बेसिक पे। तो मैं इसको परसेंटेज साइन यूज करता हूँ। So I have amount for the house rent, that is the 4284 on 9520 basic pay.
So if you want to calculate the convenience allowance, you have to press equal sign to activate the cell के कोई फार्मूला आ रहा है या कोई आपका फंक्शन आ रहा है, तो आप दोबारा यहाँ से सेल रेफरेंस पे उस वैल्यू को उठाते हैं. हम सेल रेफरेंस को कॉल करते हैं, बेसिकली उस वैल्यू को ही कॉल करते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं करते, हम उसके एड्रेस से उसे कॉल कर लेते हैं, ताकि उस एड्रेस पे कोई भी चेंज अगर होती है अगर, तो वो सारी कैलकुलेशन पर ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाए. तो यहाँ पर मैं 15% करता हूँ, तो ये इसका कैलकुलेट हो जाएगा. कन्वेंशन सैलरी हमेशा याद रखिए, सैलरी के अंदर जो नॉर्मल यूनिट्स होते हैं, जब आपकी टोटल सैलरी बनती है, टोटल सैलरी होती है कि आपकी टोटल अमाउंट दैट यू आर अर्निंग, और नेट सैलरी वो होती है कि जो आप टेक होम करते हैं, यानी आप घर लेके जाते हैं. डेफिनेटली वो जो आपकी टोटल सैलरी होती है उस पर कुछ इनकम टैक्स भी लगता है. जितना आजकल इनकम टैक्स होता है वो जैसे 6% है सैलरी के ऊपर इनकम टैक्स, तो वो सारी चीजों को टोटल करने के बाद उसको 6% लगाते हैं और उसका वो आपको जो टैक्स आपके लिए कैलकुलेट करता है. अब जो टोटल सैलरी बनती है उसके अंदर नॉर्मल हालात के अंदर बेसिक पे के प्लस मेडिकल अलाउंस प्लस हाउस रेंट प्लस कन्वेंस अलाउंस होता है. तो यहाँ पर आप सम करेंगे, सम फंक्शन को आप कॉल अप करते हैं, तो कॉल करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से इसको कॉलम देकर D6 से लेकर G6 तक आप इसको सिलेक्ट करते हैं, तो वो वैल्यू सेट हो जाएगी. दूसरा एक और तरीका भी है कि आप कॉमा से भी उन सेपरेट वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं. अब हम ले चुके इनकम टैक्स निकालना है. इनकम टैक्स निकालने के लिए आपके पास टोटल सैलरी है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने 6% के साथ, तो ये इनकम टैक्स निकल आएगा 19,040 रुपए के, 1114 रुपए. आपकी नेट सैलरी जो होगी वो इस टोटल सैलरी में से माइनस होकर जो है वो आपकी नेट सैलरी बनेगी, यानी इनकम टैक्स जो है वो इसमें से निकल जाएगा. बच्चों वाली कैलकुलेशन, बट मैं एक्चुअली आपको फार्मूला ड्राइव करना या उसको डिजाइन करना या आप कैसे फार्मूला करेंगे वो मैं आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. इक्वल टू साइन, अब ये आपका टोटल, यहाँ से आप सेल एड्रेस उठाते हैं, हर जगह डायरेक्ट वैल्यू ना लगा, कोशिश करना मैक्सिमम सेल रेफरेंस का, तो उससे अभी बताता हूँ उसका फायदा क्या होगा. यहाँ से ये इसको माइनस कर देंगे, ये इसकी टेक होगी. अब अचानक इसकी सैलरी बढ़ गई, बी एम्प्लॉय का ग्रेड बढ़ा, सैलरी बढ़ गई, तो वो 15,000 पे चला गया. अब बाकी मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करना, हाउस रेंट कैलकुलेट करना, कन्वीनियंस अलाउंस कैलकुलेट करना, टोटल सैलरी कैलकुलेट करना, इनकम टैक्स कैलकुलेट करना और नेट सैलरी कैलकुलेट करना, इनके ऊपर हमें दोबारा कैलकुलेशंस लगाने की जरूरत नहीं है. अगर उसके जो मेन सेल रेफरेंस जो हमने यूज किया हुआ है यहाँ पर, अगर उनमें कोई चेंजिंग आती है तो थ्रू आउट एंड के ऊपर सारे जहां जहां वो इन्वॉल्व होगा उसकी कैलकुलेशंस जो होंगी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी. तो अभी देखना 15,000 किया है, तो ये देख लेंगे 15,000 पे जो है ना 40% 50,000 का बनता है 6,000 रुपए, यहाँ पे 6750 रुपए बनते हैं 45 कुछ. तो ये सारा कुछ उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया. दैट्स व्हाई वी यूज द सेल रेफरेंस बाय द वे. अब नेक्स्ट टाइम आपको, अगर आपने फार्मूला लगा लिया है और फार्मूले आपके जो है वो परफेक्टली वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हर टाइम आपको फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसको कॉपी कर लेते हो उस फार्मूले को. जब फार्मूला कॉपी होके नेक्स्ट सेल में जाएगा तो वो अपने सेल रेफरेंसेस नेक्स्ट सेल के हिसाब से अपग्रेड कर लेगा, तो वहां पर भी कैलकुलेशन जो है वो अपडेटेड कैलकुलेशन जो वो परफॉर्म हो जाएगी. जैसे कि ये 6,000 है, ये फिल एंडर होता है, ये एक स्मॉल सा आपका यहाँ पे स्क्वायर डॉट नजर आएगा. तो जब आपका ये सॉरी यहाँ पे जो कर्सर है इस डॉट पे जाएगा तो ये थोड़ा सा क्रॉस तो होगा यहाँ पे भी, लेकिन ये थोड़ा थिक फॉर्मेशन में है, तो यहाँ पे थिन क्रॉस में आ जाएगा. यहाँ से आप जो है वो लेफ्ट क्लिक प्रेस कीजिए और इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए, और ये आप फिल एंडर से पढ़ के इसको नीचे खींचते हैं तो फार्मूला कॉपी हो जाएगा. ये देखिए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन परफॉर्म होगी. तो ये D7 का 40% निकला है. देखिए ना, मैंने कहा था कि वो सेल रेफरेंस भी ऑटोमेटिकली जब फार्मूला कॉपी होगा तो नेक्स्ट सेल में जिसमें वो जाएगा उसमें अपडेट होगा. इसको नीचे कर लें हम, और ये ऑटोमेटिकली सारी की सारी आपकी कैलकुलेशंस हो जाएगी, सारी की सारी आपकी कैलकुलेशंस यहाँ पर हो जाएंगी. अब ये एक छोटी सी मैंने एग्जाम्पल, अब मैं थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा बेटा एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, ये आगे भी यूज होगी. हम सेल रेफरेंस को कॉल करते हैं, ठीक है ना. ये सेल रेफरेंसेस अगर आप अपने नोट्स पे जाएं, या मैंने ओपन किया हुआ था, मैं भी ढूंढ के आपको बताता हूँ.
रिलेटिव रेफरेंसेस रिव्यू के अंदर एब्सोल्यूट रेफरेंस का मैं बात करता हूँ. Absolute reference, when you don't want a part of your formula transformed, you can protect it by adding dollar sign. तो डॉलर साइन बेसिकली क्या होता है, वो जिसके साथ लगे, चाहे वो कॉलम के साथ लगे या वो रो के साथ लगे. अगर कॉलम के साथ है तो वो कॉलम को लॉक कर देता है, अगर रो के साथ है तो रो को लॉक कर देता है. अगर कॉलम नेम और रो नंबर दोनों के साथ डॉलर साइन यूज करें तो वो कॉलम और रो दोनों को लॉक कर देता है. मैं चाहता हूं कि ये, जैसे कि अब ये देखिए ना, ये लॉक नहीं है सर, रिलेटिव है आपके, आपकी लॉक नहीं है. मैंने जो ही फिलहैंडर को यहाँ से पकड़ा, अभी वो लॉक नहीं है, अभी यहाँ पर वो लॉक नहीं है, सिर्फ D5 आएगा, ना कॉलम लॉक है ना रो लॉक है. इस सिचुएशन में जब मैं फिलहैंडर से नीचे कॉपी करता हूँ तो नेक्स्ट के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर अपग्रेड हो जाता है. वो यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो D5 है, यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर वो D6 है. तो ये इसी तरह से वो नीचे कॉपी आप करते जाएंगे तो वो आपकी अपग्रेडेशन. समटाइम यू डोंट नीड दैट वन, समटाइम द कैलकुलेशन रिक्वायर दैट यू हैव टू बी लॉक योर, चाहे तो कॉलम लॉक या रो लॉक, या समटाइम आपको दोनों चीजें लॉक करनी पड़ती है. उसमें फिर आप उसको क्या करते हो, आप उस सेल्फ रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाते हैं. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये दो वैल्यूज लूंगा मैं, और यहाँ पर इस शीट पे मैं खाली पड़ी है शीट 3, तो मैं यहाँ पर लाकर बेटा इसको पेस्ट करता हूँ. जिससे क्या मैं अब बेसिकली यहाँ पर गौर कीजिए, ये इस वक्त इसका एड्रेस जो है वो है B2, वो इसका एड्रेस है B2. अब मैं चाह ये रहा हूं कि नॉर्मल हालात के अंदर ये काम मैं करता हूं और मैं इसको पकड़ता हूं और मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 के साथ. यहाँ पर मैंने कोई सेल लॉक नहीं किया, सॉरी जी, यहाँ से मेरे से कोई गलती होगी थोड़ी सी. हमने ये यहाँ पर D2 से और एंटर करता हूँ 20 और यहाँ तक मैं इसको नीचे करता हूँ तो वो सारे आंसर आ जाते हैं. 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा 44 के साथ, 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, ये आ गया, और 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ. अभी नॉर्मल हम चल रहे हैं, हमने रिलेटिव रेफरेंस को यूज किया है, लॉक नहीं कर रहा. अब यहाँ पर मैं कॉलम को भी लॉक करूंगा और रो को भी लॉक करूंगा. तो देखिएगा इक्वल टू साइन, ये मैं एड्रेस लेता हूँ और B से पहले डॉलर साइन लगाता हूँ और 2 से पहले डॉलर साइन लगाता हूँ. अब B याद रखें, कॉलम हमेशा, मैंने पिछले दिन भी कहा था कि वो अल्फाबेट से नेम्ड होता है और जो रो होती है वो नंबर्ड होती है. तो मैंने डॉलर साइन लगा दिया B के साथ, B कॉलम है और रो 2 है, इसके साथ डॉलर साइन लगाया, इसके साथ. अब ये लॉक हो गया. अब देखना क्या तमाशा होता है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, D2 के साथ, तो ये 20 आंसर आएगा. तो नेक्स्ट पे देखिए क्या आएगा, ये आंसर ये आ गया. ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज हो रही है बेटा, मेरी बात सुनो. अब मैंने रो को भी लॉक कर दिया और मैंने कॉलम को भी लॉक कर दिया. बेसिकली क्या हुआ, ये सेल, ये 10 जो थी ना वैल्यू, ये रेफरेंस के हिसाब से ये लॉक हो गई. ये देखो ये लॉक है, इस वजह से ये 20 हो. अब नेक्स्ट पे जाऊंगा भाई, नेक्स्ट पे जाऊंगा तो नेक्स्ट पे ये तो लॉक ही रहेगा, ये B2 ही रहेगा, ये लॉक हुआ हुआ सर. लेकिन जो मैंने लॉक नहीं किया, वो मैंने ये वैल्यू लॉक नहीं की थी, वहां पर वो D2 थी, यहाँ पे वो D3 होगी. तो इसी वजह से 10 आप क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 4 से, 6 से, 7 से. दैट्स वी हैव 40, दैट्स वी हैव 60, दैट्स वी हैव 70. अब तमाशा के देखते हैं हम यहाँ पे, सिर्फ मैं कॉलम को लॉक करता हूँ तो कॉलम को लॉक करने के लिए इक्वल टू साइन. अब कॉलम में मेरे भाई ये कॉलम लॉक हो जाएगा, ये कॉलम आपका सारे का सारा लॉक हो जाएगा. तो मैं पहले यहाँ पर एक कॉलम लेता हूँ और सिर्फ B के साथ डॉलर साइन लगाता हूँ. तो फिर इसका तमाशा देखिए क्या करता है ये, तो इज इक्वल टू साइन और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ. पहला तो 20 आएगा ही. अब जब मैं इसको फिर से नीचे करता हूँ तो फिर क्या हो रहा है, 80 आ गया. भाई 80 क्यों आया, और ये 180 आ गया और ये 20 आ गया, क्योंकि मैंने बेसिकली उस कॉलम को जो है वो लॉक कर दिया. और कॉलम में लॉक होने के बाद ये 80 कैसे बना, जरा देखिए. यहाँ पर आपका ये और ये था, ठीक है, मैंने कॉलम को लॉक किया हुआ है, रो को नहीं लॉक किया. तो ये नेक्स्ट में जाऊंगा तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कॉलम आपका B, रो आपकी जो है ना कॉलम
लॉक है, रो आपकी 3 चलेगी, यहाँ पे रो बढ़ रही है, कॉलम लॉक है, इधर उधर नहीं जा रहा, रो बढ़ रही है। और इसी तरह से नीचे आए तो ये 180 हो जाएगा, इधर देखिए कॉलम वही रहेगा और D4 आपका जो है कॉलम वही रहेगा, रो 4 हो जाएगी। रो 4 पे वैल्यू कॉलम बी पे मैंने कॉलम लॉक किया हुआ है, रो नहीं लॉक की, इस वजह से वो आगे बढ़ गया, तो वो आपकी वैल्यू वो जो थी वहां पर 30 पड़ी थी, 30 मल्टीप्लाई होगी आपकी 6 के साथ इस तरह। अब रो को लॉक करके देखते हैं क्या होता है। तो रो को वही काम होगा जो हमने रो और कॉलम दोनों को करके किया था, उसकी वजह तो मैंने सिर्फ उस रो को लॉक कर रहा हूँ, कॉलम को नहीं कर रहा। इक्वल टू साइन, इस वाले में क्या होगा, 2 के साथ डॉलर साइन लगाता हूँ और इसको बाई मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा मैं आपके 2 के साथ और एंटर करता हूँ। तो ये देखिए ये 20 हो गए। अब इसको मैं करता हूँ तो ये आंसर वही आएगा जो यहाँ पे हुआ। क्या बेटा यहाँ पर कॉलम तो वही चल रहा है, लॉक मैंने जो है सिर्फ रो 2 की है, तो इसलिए 10 लॉक हो गया रो 2 और बी कॉलम के ऊपर। तो लिहाजा मोस्टली हम जब यूज करते हैं तो हम रो और कॉलम को दोनों को जो है वो यहाँ पर इस तरह इकट्ठा ही, हम अगर इस तरह किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को मुख्तलिफ जगह पर आपने कॉल करना हो तो वो हम उसके ऊपर डॉलर साइंस को यूज कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपके अगर आप नोट्स ओपन करोगे इस पेरे पे मैंने लिखी हुई हुई है, ठीक हो गया ना, तो ये लॉक हो जाएगा। अच्छा आगे हम चलते हैं, हम नेक्स्ट आपका आता है काउंटिव फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन मौजूद हैं यहाँ पर, बहुत सारे फंक्शन एक्सेल के अंदर। मैं ये व्यू इस वक्त ब्रेक पेज ब्रेक रिव्यू है, लेकिन हम नॉर्मल में करते हैं ब्रेक पेज प्रीव्यू उस वक्त हम यूज करते हैं। उसमें देखना होता है कि हमारा पेज कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। समटाइम आपकी वैल्यू पेज के अंदर या बाहर चले जाती है, तो फिर हम पेज की जो एडजस्टमेंट है उसको हम सेट करते हैं, इन पे बताऊंगा इसका। तो मैं इस पे नॉर्मल व्यू पे जाता हूँ, तो ये आपका इस तरह से नॉर्मल व्यू आ गया। सबसे पहले भी किसी भी मैंने उसने भी बताया था आपको, हमें किसी फंक्शन को रन आउट करना है तो पहले आपको उसका सिंटैक्स समझ होना चाहिए, उसके सिंटैक्स का पता होना चाहिए, उसका सिंटैक्स है क्या। सिंटैक्स मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसका, ये वाला। आप काउंटिफ का सिंटैक्स क्या है, काउंटिफ रेंज क्राइटेरिया, काउंटिफ रेंज क्राइटेरिया। काउंटिफ में पहले रेंज देंगे फिर क्राइटेरिया देंगे, तो वो काउंटिंग करेगा। एक्चुअली काउंट से जो है उसकी नेचर काउंटिंग ही है, और इफ जो है वो एक कंडीशनल क्राइटेरिया आता है उसकी, अगर ये हो तो, अगर ये रेंज है ये क्राइटेरिया है तो काउंट कर दो भाई, बेसिकली ये हो गया। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये डेटा मैं लेके जाता हूँ और शीट 3 पे आई थिंक वी हैव स्पेस, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा करके इसको, ये जब आप हम ईद के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी, ये ठीक है मेरी इस पे ऑनलाइन पे हो सकता है तो स्पीड क्योंकि मैं ही कर रहा हूँ हो जाती तेज, बट यू विल गेट डेफिनेटली द टाइम टू प्रैक्टिस इट, और फिर साथ साथ में आपको इसको समझाऊंगा। तो इस शीट को इंशाल्लाह आज हम खत्म करेंगे, इसके बाद सामिफ है और इफ है, और उसके बाद थोड़ा सा मैं चार्ट का भी बताऊंगा, और उसके बाद थोड़े बहुत और फंक्शंस होंगे वो साथ साथ में करते चलेंगे। कोई चीज समझ ना आए काइंडली टॉक कीजिएगा, वहीं पर मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूं। काउंट ये है सिंटैक्स इसका, इसका समझ आना चाहिए आपको। काउंटिफ के अंदर ये इसके पैरामीटर समझने, आर्गुमेंट समझने। अगर आपने काउंटिफ फंक्शन चलाना है तो आपने जिस के ऊपर चलाना है, जिस कॉलम पे चलाना है, जिस रो पे चलाना है, उसकी रेंज आपको पता होनी चाहिए। वो रेंज कहाँ से कहाँ तक आपने सेलेक्ट करना, और फिर उसके ऊपर क्राइटेरिया लगाना आपने सेलेक्ट करना। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इस पे बताता हूँ, काउंटिफ फंक्शन इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन, और मैं यहाँ लिखता हूँ काउंटिफ। अब मैं बेसिकली आपको डाटा है तो मैं यहाँ पे काउंट करना चाहता हूँ कि इस टेबल में एप्पल्स कितनी दफा आया है, लिखा हुआ एप्पल्स कितनी दफा है। तो मैं काउंटिफ करूंगा, जो ही मैं काउंटिफ को स्टार्ट करूंगा तो नीचे देखिए यहाँ पर भी, लेकिन ये पेपर में समटाइम हम पेपर के ऊपर चीजें पूछते हैं विदाउट कंप्यूटर्स, तो इसलिए आपको जो इसका क्राइटेरिया, इसका जो सिंटैक्स है, जितने गार्डलिस्ट हम जो फंक्शंस करेंगे अपनी क्लास के अंदर, उनके सिंटैक्स आपको याद होनी चाहिए और वो फंक्शन अच्छी तरह तैयार होनी चाहिए ताकि आप उनको अप्लाई कर सकें। मैं काउंटिफ करता हूँ तो मैं सबसे पहले रेंज देता हूँ। मैंने फाइंड, मेरा क्वेश्चन ये कि मैंने देखना है, अब ये एक छोटा सा टेबल है, पर हो सकता है कि आपके पास 150 एंट्रीज पड़ी हो उसी जगह पर, उधर देखना चाह रहे हो कि एप्पल्स जो है वो कितनी दफा है, तो मैं यहाँ पर रखूँगा काउंटिफ रेंज होती है। अब देखिए सबसे पहली चीज रेंज, रेंज में देता हूँ, ये है मेरी रेटिंग, T4 से लेकर मैंने D19 तक देखना है
कितने एप्पल्स हैं। जिस चीज को देखना है उसको इन्वर्टेड कॉमा में करें और एप्पल्स लिख दें APPLES और इन्वर्टेड कॉमा बंद करें और उसके बाद कॉल जो है वो ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर करें। यू विल सी दैट वी हैव 2। मैं इसको पूरे साइज को 24 पे कर दूंगा। आई हैव 2, मेरे पास 2 टाइम एप्पल्स आए, एक ये 1 है एक ये 2 है। अब बेसिकली क्या हुआ, मैंने रेंज दी और क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पर भी मैं दोबारा एप्पल्स को फाइंड आउट करूंगा। इक्वल टू साइन count if के बाद if I have this we have a range, then I have to find our apples and I have answer 2, but इधर देखिए सेम चीज को मैं करूंगा। इक्वल टू साइन count if ऐसा ना आया आज डेटा रेंज। हेलो, आवाज आ रही भी, कोई आंसर नहीं है। हेलो सर एब्सेंट है शायद वो। चलो महमूदुल हसन आप ही चलो फंसोगे इधर। ये देखो फंसाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन आप इंशाल्लाह इसको कवर करोगे। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 32 और इक्वल टू साइन एंड देन वी हैव सम आंसर्स 3। महमूदुल हसन यहाँ पे क्या हुआ बता सकते हैं मुझे? सर ग्रेटर देन इक्वल टू की समझ नहीं आई। अब देखो ना मेरे पास सुनो, वो तो एक सिंपल सा काम था, लेकिन हम काउंटिव से बहुत काम लेते हैं। अब देखो मैंने डाटा रेंज चेंज कर दी, मेरी डाटा रेंज अब जो है वो E14 से लेकर E19 तक। मैंने इन वैल्यूज में सर्च और काउंट किए और वो वैल्यू जो लेस देन एंड इक्वल टू 32। अब तुम देखो कि अभी आंसर आ गया 3। अब यहां पर देखो कि लेस देन 32 कितनी, सॉरी लेस देन 32 कितनी वैल्यू? सर एक है 22। करते हैं इसको। वो लेस देन 32 कितनी है? 22, एक है, एक आ गई है। ठीक हो गया। अब इक्वल टू 32 कितनी वैल्यू? दो है सर और एक ये कितनी होगी? 2। यस इसने क्या क्या किया? 3। 2 और 1 कितनी होगी थी? यानी उसने इस पूरे क्राइटेरिया में लेस देन इक्वल टू 32 देखी। इसमें दो चीजें आ रही हैं, उसने लेस देन भी देखनी है, उसने इक्वल टू भी देखनी है। तो समझ लाके अब इधर ही जाके समझ आ गई। इधर जाके मैं चेंज करता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 32। अब आंसर आ गया 5। क्यों 5 आया? ये एक तो उसने इक्वल टू 32 देखनी है, 2, एक ये है और एक ये पड़ी 2। ग्रेटर कितनी पड़ी है? 1, 2 और 3। 3 जमा 2 कितने हुए? 5 आंसर उसको। तो ये है आपका काउंट इफ का फंक्शन। काउंट इफ से इस तरह से आप चीजें ढूंढते हैं। अब ये देखिए ना, यहाँ पर एक डेट दिया हुआ है, यहाँ पर ईयर दिया हुआ है और ईयर उसने कहा के खीर 3 पे कर देता हूँ यहाँ वो मैं। अब ये देखो ना, ये आ गया। ये आप भाई इधर देखो, इक्वल टू साइन काउंट इफ करता हूँ, रेंज देता हूँ, ये मैंने देखने हैं और मैं एक बार नोटेड कहूँ जाता हूँ लेस देन इक्वल टू 2001
और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये करेगा क्या बेसिकली, आंसर करता है 4। उसने किया क्या, उसने बेसिकली इस रेंज में देखना है कि 2001 ईयर जो है इसके बराबर कितने यहाँ पर पड़े हुए हैं, 2001 कितने पड़े हुए हैं और इससे पीछे वाले ईयर कितने पड़े हुए हैं। तो खुद ही देख लो भाई, 5 आंसर आया। क्यों आंसर आया 5 इसलिए आंसर आया कि 2001 यहाँ पर पड़ा है। ये टाइम अगर खत्म हो जाए तो आपने, मैं दोबारा लिंक शेयर करूंगा, रिज्वाइन करना। ठीक हो गया भाई। ओके सर। ये काउंट इफ जो है देखिए मेरे पास, अब वो 2001 ये बड़ा पड़ा हुआ है, अगर आप देखो 4 आंसर आ गया। अब लेस देन इससे कितने पड़े हैं, 1 2 3, और ये नीचे वाले अगर आप देखो ये वाले तो ये सारे उससे ऊपर के ये है, वो आंसर इसलिए 4 हो गया। अगर यही काम मैं यहाँ पर इस तरह से कर लूँ, काउंट इफ फंक्शन, और मैं रेंज यही देता हूँ बेटा, तो मैं यहाँ पर आकर उल्ट कर देता हूँ उससे, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2001। 2001 तो भाई आएगा ही बीच में। अब यहाँ पे 5 आंसर आए। क्यों 5 आया, 2001 इटसेल्फ आएगा। तो उसके ऊपर कितने हैं, उसके ऊपर है 1 2 3 और 4। 1 और 4 कितने हो गए आपके पास, 5 हो गए। इस वजह से यहाँ पर आंसर 5 आ गया। इधर देखो काउंट इफ आपने देखना है कि 5 से कम वैल्यू जो है वो डाटा वाले में 5 से कम वैल्यू कितनी दफा आएंगी। काउंट इफ, और यहीं पे रहते हुए इसको पकड़ता हूँ और इसको लिया, तो ये मेरी रेंज है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ लेस देन और इक्वल टू 5 कितनी दफा है, तो वो मेरा आंसर जो है वो 0। इसलिए आया कि मैंने फॉर्मुलेशन में गलती की, ये बेसिकली इन्वर्टेड कॉमा एंड पे जाना था, इसको क्लोज करना है। तो ये 1 आया। क्यों 1 आया, लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन एंड इक्वल टू 5, तो 1 इसलिए आया है। इक्वल टू 5 यहाँ पर उसने 5.4 को कंसिडर किया। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर करूँ तो फिर देखो लेस देन सॉरी था, तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 5, भाई इक्वल टू 5 तो कोई नहीं है। ग्रेटर देन कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 6, और वो पॉइंट्स वैल्यू को नहीं आना, वो आपकी 5 वैल्यू में, यानी 5 से जो ग्रेटर देन इक्वल है वो उसने उसको 5 आंसर उसका 7, सॉरी इससे गलती हुई, 7 है। 7 कैसे ही देखें, ये दे ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 है कोई नहीं, इसलिए वो ग्रेटर ढूंढेगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर आप इसको यहाँ पर लेस देन करेंगे तो और एंटर करेंगे तो वो आपको 1 दे रहा है, तो लेस देन हमारे पास सिर्फ ये 2 ही पड़ी हुई, इसलिए होगा। मैं तो एक्सपेरिमेंट नहीं करता। काउंट इफ हो गया। अब चलते हैं सम इफ पे आपको कुछ डाटा मिला हुआ है, आपको कुछ स्टेट्स दी। सबसे पहले मैं सम इफ का आपको सिंटैक्स एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं एक नई शीट बना लेता हूँ। ये आपका सम इफ है, इसका सिंटैक्स है। पहले आप रेंज देंगे, उस रेंज पे वो क्राइटेरिया को सर्च करेगा और फिर उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट जहां जहां भी वैल्यू बड़ी होंगी उस टेबल में, वो उनको आपस में ऐड अप कर देगा। मैं वहां से डाटा टेबल लेता हूँ, सम इफ से मैं यहाँ से डाटा टेबल लेता हूँ और इसको लेके चलता हूँ शीट के ऊपर कर रहे थे। मैं इसको मूव करता हूँ, यहाँ पे आपका टेबल आ गया।
पूरे टेबल का साइज थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, आप उसको इजीली देख सकते हो। ये टोटल अमाउंट है, तो यहाँ पे मैं टोटल अमाउंट जो है दोबारा कैलकुलेट करूंगा और यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, तो जाकर डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ हो जाए। ये रीजन है। अच्छा, टोटल अमाउंट को यहाँ पर दिया हुआ 16, तो मैं इसको भी इंक्रीज करके 16 तक दिया होता है, बल्कि यहाँ पर ये टोटल अमाउंट है दिस वन, तो ये जितनी भी वैल्यू यहाँ से आएंगी यहाँ तक मैं उन सभी का साइज 16 कर दूंगा। देखो मेरी बात सुन, अब यहाँ पर इक्वल टू साइन सम भाई, पहले तो मैं रेंज दूंगा। मैंने देखना है कि नॉर्थ रीजन कितनी दफा है और नॉर्थ रीजन के अगेंस्ट जो वैल्यूज पड़ी हैं उनको आपस में आपने एड अप कर। अब यहाँ पर आप देखें इक्वल टू साइन सम रेंज मेरी ये है, और सम रेंज के बाद मेरा क्राइटेरिया जो है वो नॉर्थ है, और नॉर्थ के बाद जो मैंने वैल्यू कहाँ से नॉर्थ के अगेंस्ट उठानी है और उनको एड अप करना है, मैंने वो सम रेंज दे दूंगा आपको। तो सम रेंज यहाँ पर एंटर करूंगा तो वही आंसर आएगा। अब ये डॉलर साइन नहीं है, क्यों नहीं है? कि मेरे फॉर्मेट पे करेंसी साइन नहीं जर्नल चल रहा है, तो मुझे यहाँ पे करेंसी साइन अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर है बाय डिफॉल्ट 2 डेसिमल प्लेसेस, इसको मैं ओके करता हूँ, तो ये डॉलर फॉर्मेशन। आपको यहाँ पर गौर कीजिए, मैं उन वैल्यूज को अलग से उठाऊँ। नॉर्थ पे एक वैल्यू ये पड़ी है, ठीक है जी, ये देखें, प्लस नॉर्थ इधर देख रहे हैं ये पड़ी है, कि नॉर्थ आया 3 दफा और उसने 3 वैल्यू को नॉर्थ की यहाँ से उठा ली। जब मैं उसको एंटर करता हूँ तो वो $49688.00, यानी वही काम जो यहाँ पे सम ने किया सेपरेट करने से, यहाँ पे फिर दोबारा एक्शन करने लगा हूँ। अब मैं यहाँ पे करूँगा कि भाई यहाँ पर आपने क्या करना है, मैंने देखना है कि ईस्ट कितनी दफा है, और जो ईस्ट के अगेंस्ट पड़ी हुई वैल्यूज हैं वो मैंने जो है वो सारी या ये देखें कि चलिए पहले बेसिक करो, सम इफ और रेंज आप देते हो ये नॉर्थ वाली, कॉमा के बाद अब इसका क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया इसका जो है वो 2 मिनट्स रह गए, क्राइटेरिया आपका जो है वो ईस्ट है, और उसके बाद आपने इसकी रेंज देनी है। तो मैं टोटल अमाउंट में से इसकी रेंज को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, और यहाँ पे आंसर दे देगा 33,000। अब इस फॉर्मेट को मैंने जितनी अमाउंट लेनी है वो कॉपी करता हूँ, बार बार वहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्मेट कॉपी कर लूंगा तो डॉलर साइन उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इन दोनों को मैं अलग भी करके देखता हूँ, तो उससे कैलकुलेट परफेक्ट किया हुआ है। ईस्ट का यहाँ से उठाया, प्लस ये 1 मिनट रह गया, 1 मिनट से कम, 1 मिनट तक, तो वो उसके बाद डिस्कनेक्ट होगा, दोबारा आ जाएगा। लिंक शेयर करता हूँ, ये आपका ईस्ट आ गया। ईस्ट आए 2 दफा है, तो इसलिए वो 353056। यहाँ डॉलर साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वैल्यू पे ऑलरेडी फॉर्मेट लगा, उसको उठा रहे हैं। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट, ये मैं अभी खामोश होता हूँ, नेक्स्ट सेशन में आपका इसके साथ मैं आगे चलूंगा। इसी के ऊपर मैं यूनिट्स को भी लगा के देखता हूँ, और उसके बाद देखते हैं हम क्या करें। काइंडली जल्दी कनेक्ट हो जाइएगा। जब मैं ये 1 मिनट के बाद ये यार अपना महमूद हसन स्क्रीनशॉट ले लो अटेंडेंस पे। जी सर, ले लिया है मैंने।